पेट्रोलियम। आधुनिक युग का सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत पेट्रोलियम है, लेकिन प्लास्टिक और खाद जैसे रासायनिक उद्योगों में इसका बहुतायत उपयोग किया जाता है। भारत में 2015 में लगभग 4 करोड़ टन पेट्रोलियम उत्पन्न किया गया, जो कि हमारे कुल उपयोग के 1/4 से कम है। इस कारण भारी मात्रा में पेट्रोलियम और उससे बनी वस्तुएं आयात करनी पड़ती हैं। 2015 में 19 करोड़ टन पेट्रोलियम और उससे बनी वस्तुएं आयात की गई। हमारे सकल घरेलू उत्पादन का लगभग 5% इस आयात में लगता है, जो कि बहुत अधिक है। 1866 में भारत में ऊपरी असम घाटी में तेल खोजने के लिए कुएं खोदे गए, परंतु इसका पता 1890 में डिगबोई में लगा। 1893 में यही पेट्रोलियम को साफ करने के लिए तेल शोधक कारखाना खोला गया। 1899 में असम आयात कंपनी की स्थापना की गई। अन्य क्षेत्रों में पेट्रोलियम खोजने का प्रयास किया गया और 1953 में नहर कटिया क्षेत्र की खोज हुई। 1960 में गुजरात के अंकलेश्वर क्षेत्र वसुधारा से उत्पादन प्रारंभ हुआ। 1961 के बाद पेट्रोलियम खोजने का काम काफी तेज किया गया और गुजरात के विभिन्न पेट्रोलियम क्षेत्रों का पता लगा। साथ ही असम में भी कई क्षेत्र ढूंढे गए। परिणामतः उत्पादन तेजी से बढ़ा। यह 1961 से 513,000 टन से बढ़कर 1975 में 6,311,000 टन हो गया। तट के निकट अपतटीय समुद्र में खुदाई 1970 में गुजरात के अलियाबेत में प्रारंभ हुई। 1970 में गुजरात के अलियाबेत में आरंभ की गई। 1975 में मुंबई हाई का पता लगा और अगले वर्ष से उत्पादन आरंभ हुआ। लगातार प्रयत्न के परिणाम स्वरूप पूर्वी तटीय क्षेत्र गोदावरी तथा कृष्णा गोदावरी बेसिन में पेट्रोलियम का पता चला और उत्पादन शुरू हो गया। राजस्थान के बाड़मेर में पेट्रोलियम का बड़ा भंडार पाया गया है। भारत में पेट्रोलियम का अनुमानित भंडार 17 अरब टन है। यह स्थलीय तथा अपतटीय क्षेत्रों में संचित है। कुल भंडार 4 क्षेत्रों में वितरित है। पहला, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ऊपरी असम घाटी, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। दूसरा, गुजरात प्रदेश, खंभात बेसिन और गुजरात के मैदान। तीसरा, मुंबई हाई अपतट प्रदेश तथा चौथा, पूर्व तटीय प्रदेश, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी बेसिन। यूरेनियम और थोरियम, ये दोनों नाभिकीय या परमाणु ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। भारत में यूरेनियम के स्रोत सीमित होने के कारण भारत को इसे आयात करना पड़ता है। पिछले कुछ वर्षों में कर्नाटक के तुम्मलपल्ले और भीमा नदी घाटी में इसके विपुल भंडार खोजे गए हैं। इसी प्रकार थोरियम भी केरल के समुद्र तट पर पाया गया है। भारत प्रयास कर रहा है कि उसके परमाणु संयंत्रों में थोरियम का उपयोग बढ़े, क्योंकि भारत में यह खनिज विपुल मात्रा में पाया जाता है। परमाणु ऊर्जा के स्रोतों पर केंद्र सरकार का पूर्ण नियंत्रण है और इसका खनन केवल केंद्र सरकार के उपक्रम कर सकते हैं। औद्योगिकरण, लगभग 200 साल पहले ज्यादातर लोग खेती का काम करते थे और ज्यादातर उत्पादन भी खेतों से ही आता था। लेकिन आज दुनिया के विकसित देशों के ज्यादातर लोग उद्योगों में तथा उससे जुड़ी सेवाओं में काम करते हैं और बहुत कम लोग खेतों में काम करते हैं। भारत में हालांकि 60% से अधिक लोग खेतों में काम करते हैं, इसके बाद भी राष्ट्रीय उत्पादन जीडीपी या सकल घरेलू उत्पादन को देखें तो पाएंगे कि केवल 18% खेतों से आता है और 26% उद्योगों व 56% सेवाओं के क्षेत्र में हो रहा है। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई और उसके बाद धीरे धीरे पूरे विश्व में औद्योगिक उत्पादन के तरीके बदल गए, जिसे औद्योगिकरण के नाम से जाना जाने लगा। इस औद्योगिकरण के बाद से उत्पादन की प्रक्रिया में लगातार बदलाव हो रहा है। उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक। आधुनिक उद्योगों की एक विशेषता यह है कि वे अत्यंत अस्थिर हैं और सतत अपनी जगह परिवर्तित करते रहते हैं। उदाहरण के लिए, जिन क्षेत्रों में औद्योगिकरण शुरू हुआ था, जहां सैकड़ों कारखाने लगे थे और लाखों मजदूर बसे थे,
आज वे वीरान हैं क्योंकि उद्योग वहां से पलायन कर गए। 1970 के दशक में भारत के प्रमुख शहरों जैसे मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, इंदौर आदि में विशाल कपड़ा मिलें थीं। 1980 के दशक में ये सब मिलें बंद हो गई और बिल्कुल नए इलाकों में छोटे छोटे पावर लूम संयंत्र स्थापित हुए जो पहले से अधिक मात्रा में कपड़ा उत्पादन करने लगे। इस तरह अमेरिका में जिन क्षेत्रों में विशाल मोटर गाड़ी के उद्योग लगे थे, अब वहां सारे उद्योग बंद हो गए। आज यह उद्योग कई छोटी इकाइयों में बंटकर दुनिया के कई देशों में फैला हुआ है। तो यह निर्णय किस तरह होता है कि कोई उद्योग कहां पर लगाया जाए? इसके कई कारक हैं, मगर सबसे निर्णायक सरोकार है मुनाफा। पूंजीपतियों को किसी समय जहां कारखाने लगाने में सबसे अधिक मुनाफा की अपेक्षा होगी, वही वे कारखाने लगाएंगे और उसी समय तक जब तक किसी दूसरी जगह से अधिक मुनाफा न मिल जाए। कहां कारखाना लगाने से मुनाफा अधिक मिल सकता है, यह कई कारकों पर निर्भर होता है। उत्पादन की तकनीक, कच्चे माल के स्रोत, बाजार, यातायात के साधन, राज्य की औद्योगिक व कर नीति और सबसे महत्वपूर्ण कुशल मगर कम वेतन पर काम करने वाले कामगारों की उपलब्धता। 18वीं और 19वीं सदी में यातायात के साधन कम विकसित थे। अत्यधिक मात्रा में लौह अयस्क और कोयला जैसे कच्चे माल के उपयोग के बाद कम मात्रा में लोहा या इस्पात बनता था। इस कारण खदानों के पास ही लोहा गलाने के उद्योग लगे ताकि कच्चा माल को दूर तक नहीं ले जाना पड़े। लेकिन समय के साथ इन खदानों में उच्च कोटि का कच्चा माल मिलना बंद होने लगा और दूर दराज के क्षेत्रों से मंगवाना पड़ा। ऐसे में पुराने इलाकों से लोहा उद्योग हटने लगे और अन्य सुविधाजनक जगहों में लगाए जाने लगे। जब यातायात और कच्चा माल पहुंचाने के सस्ते साधन बने तो ये उद्योग ऐसी जगह पर लगने लगे जहां कुशल मजदूर मिले और जहां कम मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार थे। उद्योगपतियों ने पाया कि पुराने औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूरों ने संगठित होकर अपने वेतन और अन्य सुविधाओं को बढ़ा लिया था। मजदूरों के दबाव के कारण उन देशों में मजदूरों के हित के कई कानून भी बने थे, जैसे किसी मजदूर को बिना मुआवजा काम से नहीं निकाला जा सकता था या मजदूरों के काम के घंटे व न्यूनतम वेतन सरकार द्वारा निर्धारित होता था। अब उद्योगपति उपनिवेश और अन्य देशों में अपना उद्योग लगाने लगे जहां गरीबी के कारण लोग कम मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार हो जाते थे, जहां सरकारों ने मजदूरों के हित में कानून नहीं बनाए थे या उन्हें लागू नहीं कर रहे थे और जहां मजदूर संगठित नहीं थे। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि आज यातायात और संचार तेज होने के साथ साथ बहुत सस्ता भी हो गया है। उदाहरण के लिए दंतेवाड़ा से खोदा गया लौह अयस्क पानी के साथ घोलकर पाइपलाइन के माध्यम से बहाकर 250 किलोमीटर दूर विशाखापट्टनम बंदरगाह तक ले जाया जा सकता है। वहां से लौह कंकड़ के रूप में परिवर्तित करके निर्यात किया जाता है। इसे किरंदुल विशाखापट्टनम स्लरी लाइन कहते हैं। इसी तरह की एक पाइपलाइन ओडिशा में भी बनी हुई है। कच्चा माल, सामान्य तौर पर उद्योगों की स्थापना कच्चे माल के स्थानों पर की जाती है जिससे परिवहन लागत कम होती है। अगर हम 100 रुपए का लोहा और उतने ही कीमत का कपास खरीदेंगे तो कौन सा अधिक वजनदार होगा, आप स्वयं सोच सकते हैं। लोहा, एल्यूमिनियम, बॉक्साइट, चूने का पत्थर आदि भारी अयस्क हैं। इससे इन उत्पादन क्षेत्रों से दूर औद्योगिक इकाई स्थापित करने पर यातायात का खर्च उत्पादन के मूल्य को अधिक बढ़ा देगा। इसलिए इस तरह के उद्योगों की स्थापना इनके समीप की जाती है। कोरबा में एल्यूमिनियम का कारखाना, भिलाई में लोहा इस्पात कारखाना और दुर्ग के जामुल में सीमेंट कारखाना खदानों के पास लगाया गया है। इसके विपरीत कपास का भार बहुत ही कम होने के कारण कपास के परिवहन या उससे बने धागे के परिवहन में होने वाला खर्च अपेक्षाकृत कम होता है। इसलिए सूती वस्त्र उद्योग बाजार के समीप लगाया जा सकता है। परिवहन, अब उत्पादन कई टुकड़ों में हो रहा है। उत्पादन के कई हिस्से या कलपुर्जे आसपास के कारखानों या विभिन्न देशों के छोटे कारखानों में तैयार होकर आते हैं।
और किसी एक देश में इन्हें जोड़कर पूरा किया जाता है और कंपनी द्वारा बाजार में बेच दिया जाता है। इसके लिए परिवहन की जरूरत पड़ती है। कच्चे माल या इनपुट को उद्योग तक लाने एवं तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने का कार्य परिवहन की सहायता से ही संभव होता है। इस कारण उद्योगों के स्थान निर्धारण में परिवहन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। परिवहन के रूप में जल, सड़क, रेल और हवाई यातायात के साधनों का उपयोग किया जाता है और इनके माध्यम से कच्चे माल को उद्योग तक लाने और उत्पादित वस्तुओं को बाजार तक ले जाने का काम किया जाता है। शक्ति या ऊर्जा। किसी भी उद्योग में मशीनों को चलाने के लिए विद्युत शक्ति की आवश्यकता होती है। ये शक्ति ताप बिजली, कोयले से, जल विद्युत, बांधों से, पवन बिजली, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा आदि से प्राप्त होती है। कोयला वजन में काफी भारी होता है। साथ ही कोयले से बनने वाले बिजली गृह के आसपास के क्षेत्र में कोयले से निकलने वाली राख, एश से काफी प्रदूषण होता है। कोयले का विकल्प है डीजल, लेकिन ये दोनों पर्यावरण की दृष्टि से प्रदूषणकारी हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्रकृति में सीमित मात्रा में ही उपलब्ध हैं और समय के साथ साथ इनके खत्म हो जाने का डर है। इसलिए आजकल पर्यावरणीय दृष्टिकोण से ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत भी तलाशे जाने लगे हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पन बिजली, वायु ऊर्जा, कचरे से बिजली बनाना आदि। इनमें से सबसे किफायती बिजली बांधों से बनने वाली जल विद्युत ऊर्जा, लेकिन बड़े बांधों से बहुमूल्य वन और खेतीहर जमीन डूब जाती है और कई गांव उजड़ जाते हैं। छोटे और मध्यम बांध और पहाड़ी ढलानों पर बने बिजली संयंत्र इसके उचित विकल्प हो सकते हैं। जिन राज्यों व देश में विद्युत सतत व सस्ती मिलती है, वहां औद्योगिकरण की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यहाँ सतत का तात्पर्य किसी भी कारखाने में मशीन चलाने के लिए विद्युत 24 घंटे निर्बाध रूप से मिलते रहने से है। बाजार। किसी भी वस्तु के उत्पादन के बाद उसकी बाजार में खपत होती है, अतः सभी उत्पादों को बाजार तक ले जाना होता है। साथ ही लगातार बदलते हुए बाजार के स्वरूप भी उद्योग को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बाजार से तात्पर्य केवल परिवहन खर्च कम करने से नहीं है, बल्कि बाजार में नए नए उत्पादों की खपत के साथ साथ लोगों का उत्पादों के प्रति रुझान बनाए रखने के लिए वस्तुओं का आकर्षक होना एवं गुणवत्ता महत्वपूर्ण हो गई है। साथ ही मानक बाजार की भी जरूरत होती है, जिससे दुनिया भर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक तरह के उत्पाद की मांग करें, अर्थात लोगों की सोच, रुचि व खपत में समरूपता हो। पिछले 25 वर्षों के दौरान मोबाइल के उदाहरण से उसे समझा जा सकता है कि शुरुआती दौर में 1990 से 91 में बहुत ही कम कंपनियां मोबाइल बनाती थी तथा मोबाइल भी कम लोगों के पास होता था, क्योंकि लोगों की पहुंच कम थी। आज बहुतेरी कंपनियां मोबाइल बनाती हैं। बाजारों की प्रतिस्पर्धा में अपने आप को बनाए रखने के लिए कंपनियां अपने नए फीचर के साथ अलग अलग आकार, डिजाइन, सस्ते मूल्य पर मोबाइल बाजार में लाती हैं, जिससे वे ग्राहकों का आकर्षण अपनी ओर कर सके तथा बाजार में अपने को पुनः स्थापित कर सके। श्रम। उद्योगों में काम करने के लिए कुशल और प्रशिक्षित मजदूरों की आवश्यकता होती है। साथ ही कुछ कुशल मैनेजर, वैज्ञानिक, कंप्यूटर प्रोग्रामर आदि की जरूरत होती है। औद्योगिकरण की यह भी जरूरत है कि कुछ लोग लीक से हटकर सोचें, नई नई चीज़ों की खोज करें, समस्याओं के नए हल खोजते रहें, अर्थात लोग सृजनशील और भीड़ से हटकर सोचने वाले बने। विकासशील देशों में मजदूरों की समस्या बहुत भिन्न रूप में है। सघन जनसंख्या वाले देशों में बेकारी की समस्या गंभीर है, अतः वे सस्ते में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनमें कुशलता की कमी होती है। वे अधिकांशतः अशिक्षित होते हैं और आधुनिक उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं होते। देश के कई कारीगरों को कुशलता हासिल करने के लिए विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेजना पड़ता है। रोजगार के मामले में महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ है कि कंपनियों ने अब स्थायी मजदूर व कर्मचारी रखना कम कर दिया है और वे अस्थायी या ठेके पर मजदूर रखने लगे हैं या काम का आउटसोर्सिंग करने लगी हैं।
इससे कंपनी की श्रम लागतों में काफी बचत हो रही है। यह परिस्थिति यूरोप और अमेरिका के विकसित